हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन, माफ करिए, जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने पिछली वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म कर दिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को शुरू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और इस चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आज तो हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन से प्रोसेस पे काम करती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। अगली वीडियो से हम जो अपना चैप्टर है वो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 हमारी एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, पहले हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझें उससे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चार्जेस के ऊपर, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस जो साइंस है हमारी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। चार्जेस के बेसिस पे हमारी जो साइंस है वो तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो तीन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। हम इसके अंदर देखिए, पहले हम सबको पहले समझें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो चलिए देखें, अगर हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम चार्जेस के फ्लो को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखेंगे जब वो किस पे होंगे? रेस्ट पर होंगे। हम इसमें स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जब वो किस पे होंगे? वो होंगे रेस्ट पोजिशन पर। ठीक है, यानी कि स्टैटिक पोजिशन पर जब होंगे तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका इस टॉपिक के अंदर, आप इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में नहीं है। आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th के अंदर। क्लास 12th के अंदर पूरी जो आपकी फिजिक्स है, लगभग लगभग जो पूरी फिजिक्स है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, वो कौन सी पोजीशन पर होंगे? रेस्ट पोजीशन पर होंगे। ठीक है। अब देखिए, बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस की बात कर सकते हैं अपन। ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है, यानी कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या फिर चार्जेस के बारे में। जब वो किस पोजीशन पे होंगे? वो होंगे मोशन में। वो किस स्टेट में होंगे? वो होंगे मोशन स्टेट में। तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बात करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेंगे जब वो मोशन में होंगे। ठीक है, यानी कि हम सिंपल ये बात कर सकते हैं, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। एक ऐसी एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है चार्जेस के फ्लो से। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा? अभी देखिए, हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था कि एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में जब वो मोशन में होंगे, यानी कि जब वो फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या कह रही है? इलेक्ट्रिसिटी कह रही है कि जब चार्जेस फ्लो करेंगे, उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम यहाँ पे ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम इसके किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है,
क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो कहता है कि जब चार्जेस फ्लो करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या कह रही है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है जी। अब देखिए, हम तब से एक शब्द पढ़ रहे हैं चार्जेस। हमने तब से हमने जब बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक की तब हमने चार्ज पढ़ा था, हम जब बात कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तो हमने चार्ज पढ़ा था, अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो हमने चार्ज पढ़ा है। जब हम साइंस को डिवाइड कर रहे थे तो साइंस भी डिवाइड किस बेसिस पे हुई है? चार्ज के बेसिस पे हुई है। तो असल में चार्ज है क्या? असल में चार्ज है क्या? तो देखिए, चार्जेस की बात करें अगर अब हम, तो देखिए चार्जेस क्या होते हैं? प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू ईदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या इलेक्ट्रॉन के घटने से उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है चार्जेस। अब इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से और इलेक्ट्रॉन के घटने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, समझिए बात को। देखिए, अभी इसको हम समझते हैं जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है? तब आपको हम डिटेल में समझाता हूँ अभी आपको, ठीक? तो देखिए, अभी आप यहाँ पे समझिए कि चार्जेस क्या है। चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कब उत्पन्न होती है? जब इलेक्ट्रॉन बढ़े या इलेक्ट्रॉन घटे, उसके कारण जो प्रॉपर्टी या जो आपकी उस वक्त जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं चार्जेस। ठीक है, अब देखो, चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जेस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो आप जानते होंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, पर देखिए अब इसको हम डिटेल में, अब ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे पूरी तरीके से प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी उत्पन्न कैसे होगी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन के घटने से, तब चार्जेस कैसे बनेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्या है? द चार्ज विच अराइज ड्यू टू मोर प्रोटोन देन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ये मेरे पास एक, रुकिए इसको मैं ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ। देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज कह रहा था कि जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तब कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए मतलब क्या है, आपके पास एक एटम है, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, और आप सभी ने 9th क्लास में एक मॉडल जरूर पढ़ा होगा जे थॉमसन जी का। ठीक है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर उन्होंने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स, एक किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माफ करिए, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ये बात आप जानते हैं, किसी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक एटम है जिसके पास, ठीक है, हम बात करें, हमारे पास सोडियम का एटम है, ठीक है। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, सब आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब ये सब जो है अपनी जो एटम्स हैं वो क्या करना चाहते हैं? अपनी ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। अब ऑक्टेट को पूरा कैसे करेंगे? अपने जो आउटर शेल हैं उसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन को दे दें चाहे इलेक्ट्रॉन को ले लें, उससे वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोडियम के केस में, तो सोडियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, के एल एम एन शेल से, ठीक है। तो देखिए, के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, बचा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एम शेल में। अब देखिए, अब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कोई एटम जो है, किसी एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी ना, वो सोचेगा 1 इलेक्ट्रॉन में ले लूं जिससे मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब इसके पास भैया 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, पर 1 इलेक्ट्रॉन देना तो ईजी रहेगा ना।
तो अपना क्या कर देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन m शेल से बाहर फेंक देगा और इसके पास कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। पर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 ही हैं। यहाँ तक बात समझ आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो आपका 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। इस वक्त इसके पास देखे जाए तो इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा वो चार्ज आ जाएगा, यानी कि ज्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पे कौन सा उत्पन्न चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस का खेल चलता है। समझ आया? देखिए दोबारा समझिए एक बार, हमारे पास एक एटम था, ठीक है, सब अपने क्या चाहते हैं, सब अपनी जो है ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। तो हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके बाद बच जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और यही तो हमारी जो है जो डेफिनेशन थी पॉजिटिव चार्ज की, वो भी तो यही कह रही थी हमें, जो डेफिनेशन थी पॉजिटिव चार्ज की वो भी तो हमें यही कह रही थी, चार्जेस अराइज ड्यू टू मोर प्रोटॉन। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब क्या बोलते हैं, ऐसे चार्जेस को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है, पक्की बात, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर हम बात करें H पॉजिटिव भी आपका होता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, पॉजिटिव चार्जेस के, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करेंगे हम नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्जेस विच अराइज ड्यू टू ए मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। अब जस्ट अपोजिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए जैसे अब भाई बात करें, मेरे पास एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के, मान लीजिए हम एटम ले रहे हैं किसका, हमने एटम ले लिया क्लोरीन का, हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 17 ही प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब यहाँ पे समझिए बात, अब सब लोग अपने क्या चाहते हैं, सब लोग की रेस लगी हुई है, एटम्स में रेस लगी हुई है कि या तो ये मैं नोबेल गैस बनूंगा या तो किसी और को बनवा दूंगा, ये रेस लगती है। एटम की क्या रेस चलती है, या तो मैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन उत्पन्न ले लूँ, या तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैं ले लूंगा या किसी और को दिलवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो भरे जाएंगे 2, 8, 7, ठीक है। अब इसके आउटर शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, पर 1 इलेक्ट्रॉन लेना तो आसान है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी 2, 8, 8 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 17 से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास 17 ही हैं, प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास 17 ही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब ज्यादा क्या है, ज्यादा कौन से चार्जेस हैं, ज्यादा की बात करें तो ज्यादा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ज्यादा जो है उसका चार्ज यहाँ पे लग जाएगा, ज्यादा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको? नहीं। यही तो हमें क्या कह रही थी डेफिनेशन, कि ऐसे चार्जेस जो कि उत्पन्न हो किसके कारण, जो उत्पन्न हो हमारे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो किसी एटम के अंदर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो चार्जेस का आपको केस क्लियर होता है अच्छी तरीके से कि चार्जेस क्या होता है। चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या इलेक्ट्रॉन के घटने से, ठीक है। अब अगर समझ आता है केस कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से और इलेक्ट्रॉन के घटने से किस तरीके से यहाँ पे चार्जेस उत्पन्न होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हम बात करें यहाँ पे SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्जेस की SI यूनिट होती है कूलाम, चार्जेस की SI यूनिट क्या होती है, कूलाम। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल C से। कैसे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ओके जी। तो यहां तक तो आपको केस क्लियर होता है, पक्की बात। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहां पे हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए
हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो करने वाले हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ चार्जेस। क्या करने वाले हैं? फंडामेंटल लॉज ऑफ चार्जेस। सबसे पहले एक चीज समझिए, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल, देखिए फिजिक्स में आप एक शब्द बहुत बार पढ़ते हैं फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? फिजिक्स में फंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसा लॉ या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई भी साइंटिफिक अभी सॉल्यूशन नहीं गिवन है। एक ऐसी चीज जिसका साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं गिवन है, साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं गिवन है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब ऐसा देखिए, हम पढ़ रहे हैं, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो जरूर है साइंटिफिक सॉल्यूशन तो गिवन होगा ना उसका, साइंटिफिक सॉल्यूशन तो गिवन होगा। पर फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज या ऐसा लॉ या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक या साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं गिवन है। ऐसा कौन सा लॉ है? तो देखिए पढ़ें अगर हम, तो देखिए ऐसा लॉ आता है आपका, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या बात होती है भैया? ये तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। आपने कह दिया कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब होता है जो हमें साइंटिफिक नॉलेज ना हो, हमें तो साइंटिफिक नॉलेज है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था, साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक सॉल्यूशन में अंतर होता है। साइंटिफिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। देखिए लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये सब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल होंगे। पर क्यों होंगे? ऐसा क्यों होगा? इसका कोई साइंटिफिक आपके पास कोई उदाहरण है या फिर साइंटिफिक नॉलेज है इसकी? नहीं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्यों होंगे भैया? हम कैसे मान लें कि भाई पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट नहीं होते और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं? मैं कैसे मान लूं? ऐसा हमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं गिवन है। जब तक किसी चीज की साइंटिफिक नॉलेज नहीं गिवन होती उसको तब तक हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। यानी कि देखिए फंडामेंटल, अब बात करें अगर साइंटिफिक नॉलेज गिवन नहीं है तो हम साइंस में पढ़ क्यों रहे हैं इसको? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए फंडामेंटल में मतलब ये होता है कि जो चीज है वो 100% सही है, जो चीज है वो 100% सही है, पर उसका कोई साइंटिफिक अभी सॉल्यूशन नहीं गिवन है, उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं गिवन है। तब तक हम उसको पढ़ते हैं फंडामेंटल में। जब उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो फंडामेंटल उसका कैसे हट जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस है वो हमें कह रहा है कि जो लाइक चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो आपस में करीब आएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है भैया, अगर एक लड़का है और दूसरा लड़का है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, एक लड़का है और दूसरा लड़का है, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? ये एक दूसरे से हाथापाई के ऊपर उतर जाएंगे, एक दूसरे मुक्के मार देंगे, ठीक है। और मुक्के मारने के बाद क्या होगा? लड़ाई बढ़ जाएगी और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। वो कहेगा तू अपने घर निकल, यही होगा। पर वहीं पे अगर एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, अब दोनों अपोजिट जेंडर हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो क्या होगा? जो लड़का है वो चुपचाप से सॉरी बोल देगा, और क्या होगा कि भैया इनकी लड़ाई बच जाएगी और एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। ये समझे बात? यहाँ पे ये सीन है, ये जो चार्ज का सिस्टम है ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, जिन अपोजिट ख्यालात वाले एक दूसरे के करीब आएंगे, और जो सेम ख्यालात वाले हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल लॉज ऑफ चार्जेस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है जी। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ लिया कि चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, और हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? यहाँ तक में कोई डाउट है आपको? नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं
पूरा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको दोबारा अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना बाकी है कि अब अगले वीडियो से जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि अब हम जो अपना मेन चैप्टर है उसके ऊपर उतरने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले से हम इसमें 3-4 फॉर्मूले बना देंगे। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वरना इसकी थ्योरी बहुत ईजी है। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है। बस मेन चीज़ क्या है, आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना सारे, तो आप ये चैप्टर चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।